आज का हमारा पॉडकास्ट है मेडिसिन स्पोर्ट्स पे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मेरा पहला सवाल है, डॉक्टर अभिषेक चौधरी मेडिसिन क्यों ज्वाइन? मेडिसिन एज सच मेरे लिए इनिशियल स्टेज में अगर सही बोलूं तो इट वाज नॉट मेरा फोर्टे। एग्जैक्टली मुझे शायद डायरेक्शन नहीं था मेडिसिन में, बट एक चीज़ ज़रूर थी कि आई ऑलवेज वांट कि आर्म फोर्सेस या एयर फोर्स इनमें मैं अपनी सेवा दूं। बट विद सिचुएशन आप कह सकते हैं कि एक समय था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे AIPMT क्लियर हो गया एंड देन उसके बाद मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मैं मेडिसिन की तरफ बढ़ूं एंड अल्टीमेटली मैंने उसको ज्वाइन किया। बट बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक चीज़ रही कि फॉर द कंट्री समथिंग हमें कुछ करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कारण था कि स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS जो मेरी स्पेशलाइजेशन रही वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में रही। बिकॉज आप अगर बहुत सारी स्पेशलिटी देखेंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जहाँ हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं और कहीं ना कहीं आप उसका एक पार्ट बनते हो और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। जी। सर आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई मतलब कैसे थी, आप पढ़ने में कैसे थे? पढ़ाई एज यूजुअल शुरुआत के दौर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं कहूँगा, बट आई विल बी से एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट मैं हमेशा से रहा। लेकिन ग्रेजुअली जैसे ही आप कह सकते हैं कि जब मेन प्लेटफॉर्म आया, जब मुझे मौका मिला कि मैं एंट्रेंस में अपीयर हूँ या दूसरी सब चीज़ें जब आ रही थी, तो शायद आप कह सकते हैं कि फोकस मेरा बढ़ा एंड काफ़ी टाइम डिवोट किया उस चीज़ में। एंड उस चीज़ का नतीजा रहा कि मेरे मेडिसिन में मैंने अपना MBBS से करियर शुरू किया एंड 2001 से लेके आज 2025 है। एंड आई थिंक लास्ट 24 ईयर या 25 साल में ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसपे मैंने कुछ ऐड ऑन नहीं किया हो पढ़ाई को लेके। क्योंकि एक बार आप मेडिसिन में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई और इन सब चीज़ से आपका रिलेशन हमेशा बन जाता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहना होता है। कि MBBS के दौरान तो आप जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में जरूर था परिवार का एक आपका उस पर बोल सकते हैं कि एक आप यूपी और बिहार में आप सबसे पहले बोलिए तो सबसे पहली चीज़ आती है IAS PCS एंड दूसरी चीज़ें। बट मेरा परिवार थोड़ा इसमें अलग था, उल्टा था, क्योंकि शायद मैं उस डायरेक्शन में जाने का ज़्यादा सोचता था, बट परिवार वाले वाज लाइक वेरी क्लियर कि नहीं, आप बेटर होगा कि मेडिसिन में जाओ या जो टेक्निकल फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, इस फील्ड में आप अपना करियर ऑप्ट करो। सो ये सुन के बैक ड्रॉप में ज़रूर ये चीज़ दिमाग में थी कि मैं मेडिसिन की तरफ जाऊँ। तो शायद आप कह सकते हैं वहाँ से मुझे पुश मिला आगे के लिए अपने MBBS और फर्दर ऑन करियर को अपने सेलेक्ट करने के लिए। स्पोर्ट मेडिसिन दिमाग में कैसे आ गया? जी, देखिए मैंने जैसे पहले बोला इनिशियली कि बैकड्रॉप में मेरे मेडिसिन में MBBS में आने से पहले मेरे दिमाग में हमेशा था कि टू डू समथिंग फॉर कंट्री। मतलब मेरा इंक्लिनेशन हमेशा आप कह सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं देशभक्ति वाला जो चीज़ था वो हमेशा बैकड्रॉप में था। लेकिन जब मैं MBBS में पहुंचा तो मुझे डायरेक्शन एग्जैक्टली लगा नहीं कि नेक्स्ट स्टेप हम कैसे कर सकते हैं कि बैकड्रॉप में मैं वापस इस चीज़ को परस्यू कर सकूं। लेकिन जैसे ही MBBS आप करते हो तो आपको बहुत सारी फील्ड मिलती हैं जो एक हम बोलते हैं टिपिकल फील्ड्स। टिपिकल का मेरा कहने का मतलब है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश फील्ड में है, चाहे आप उसको ऑर्थोपेडिक्स बोल लीजिए, सर्जरी बोल लीजिए, जो आम जनता जानती है, तो वो फील्ड्स भी हैं। बट ऐसी भी कुछ फील्ड्स हैं जो आप थोड़ा ऑफ द ट्रैक हैं, ऑफ द ट्रैक जिसमें लोगों को उसको कम सुना है, लोगों ने उसको या उसके बारे में कम जानते हैं। उसी दौरान मुझे 2-3 फील्ड ऐसी आई जो कहीं ना कहीं रिलेट करती थी मेरे पैशन से, जिसमें एक थी आपकी एविएशन मेडिसिन। एविएशन मेडिसिन वो समथिंग जो आपको एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स की तरफ डायरेक्ट करती थी। देन ग्रेजुअली दूसरा था स्पोर्ट्स मेडिसिन जो आपको रिलेट करती थी एथलीट्स और नेशनल लेवल एथलीट्स जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समहाउ इन दोनों में मेरा इंक्लिनेशन बनना शुरू हो चुका था MBBS से, आप कह सकते हैं। तो हॉस्पिटल से लेकर और स्पोर्ट फील्ड तक का जो ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में एक्सपीरियंस। देखिए ट्रांजिशन, अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जिसपे एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन
आपको फील्ड पे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। तो आप मेरे करियर में अगर आप देखेंगे तो मेरा काफ़ी समय नेशनल एथलीट्स के साथ रहा है। चाहे वो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हों 2010 में या 2012 लंदन ओलंपिक्स रहा हो या रिसेंटली कंक्लूडेड 2024 पेरिस ओलंपिक्स रहा हो। सो मेरा रोल एज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन काफ़ी रहा है। तो स्पोर्ट्स फिजिशियन में अगर हम बोलें तो हमें एक तरह से अडैप्ट करना होता है सिचुएशन जिस कंट्री में आप जा रहे हों, जिस फील्ड में हमारे प्लेयर्स खेल रहे हों, हम वहाँ पे रहते हैं। हमारा मेन काम होता है कि हम उनको इंजरी को से प्रिवेंट करें, ताकि मेन टाइम पे उनको कोई इंजरी ना हो और वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो इसकी तैयारी आप कहिए कि बहुत पहले से चल रही होती है। और जैसे आपने कहा ऑन फील्ड, तो हमारे जो एथलीट्स होते हैं क्योंकि वो ऑन फील्ड में आपको ट्रेनिंग करते हैं जहाँ हमारे कैंप्स लगते हैं, तो एज अ फिजिशियन स्पोर्ट्स फिजिशियन आपको फील्ड पे हमेशा तैयार रहना होता है। ऑफ द फील्ड आप कह दीजिए जिसमें हम अपनी सारी प्रिपरेशन रखते हैं, हम उनके फिटनेस, उनके इंजरी पैरामीटर को नोट डाउन करके रखते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम उनको इंजरी फ्री रखें और वो खेल सकें। बट अगर हम बोले हॉस्पिटल सेटअप में आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन थोड़ा-सा एक अलग लीग में आ जाता है। यहाँ पे खिलाड़ियों आफ्टर मेजर इंजरी के बाद ही आते हैं। तो और उनसे जो कनेक्ट आपके फील्ड पे रहता है, वो हॉस्पिटल पे उतना कनेक्ट नहीं रहता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है, बट अल्टीमेटली मेन मोटो रहता है कि हम एथलीट्स की इंजरी फ्री रखें। ओलंपिक बनाम ओलंपिक एथलीट्स में जो तो ओलंपिक्स एक्चुअली देखें तो एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन हमारे जर्नी में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, जिसे जिसको एवरी स्पोर्ट्स फिजिशियन का शायद एक ड्रीम रहता है कि वो अपने कंट्री को जिस भी फॉर्म में है उसको अटेन करे। तो एज अ फिजिशियन हमारे लिए हमेशा एक टारगेट रहता है कि अगर हम पार्ट बन सके ओलंपिक का एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन। सो ये जर्नी अगर आप बोलेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन में मैं एंटर किया था अराउंड 2008 में। 10 में मेरी स्पोर्ट्स मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट हुई। एंड अगर आप आज से 14-15 साल बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन के करियर के बारे में आप देखेंगे तो हार्डली आपको सिविल में, मतलब सिविल में मैं कहूँ तो आर्मी बैकग्राउंड के लोग काफ़ी आते थे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन करते थे और वापस अपने यूनिट्स ज्वाइन करते थे। और मेरे भी बैच में अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के दौरान मेरे जितने भी सीनियर्स थे, तो दो वो मेरे बैचमेट थे बट दे वर वे सीनियर टू मी और सारे के सारे आर्मी बैकग्राउंड से थे। सो मैं अकेला सिविलियन था उस बैच में। तो आपको उस चीज़ का एडवांटेज भी मिलता है एंड एडवांटेज मिला भी मुझे 2010 में जब मेरा पास आउट हुआ मैं। सो अल्टीमेटली कॉमनवेल्थ गेम्स उस समय इंडिया में हो रहे थे एंड दैट वाज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप जब कोई मेजर इवेंट हमारे कंट्री में हो रहा था। तो वहाँ से मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कॉमनवेल्थ में अपनी सर्विसेज देने का। उस समय मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में था एंड ग्रेजुअली वहाँ से मेरा करियर एथलीट्स के साथ स्टार्ट हुआ। सो 2010 में कॉमनवेल्थ के बाद मेरी जर्नी मेनली स्टार्ट हुई एथलीट्स के साथ एंड ग्रेजुअली हमने काफ़ी चीज़ें देखी एथलीट्स में। मैं इंडियन बॉक्सिंग कैंप के साथ जुड़ गया, उनके साथ मेरा ट्रेनिंग आप कह सकते हैं एज अ फिजिशियन स्टार्ट हुई। इसी दौरान जब मैं कैंप में नेशनल कैंप में था इंडियन बॉक्सिंग टीम के साथ, उसी दौरान मुझे मौका मिला एज अ डीसीओ डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर का, जो कि 2011 के ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। सो आई वाज पार्ट ऑफ मोहाली स्टेडियम में, जहाँ इंडिया पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच था। जी जी। तो वो भी मेरे लिए एक तरह से कहिए बहुत ही गुड मोमेंट्स रहा जिसमें मैं पार्ट रहा उस वर्ल्ड कप के लिए। एंड साइड बाय साइड मैं बीसीसीआई और इनके साथ जुड़ा रहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट मेरा मेन मेन फोकस हमेशा से आप कहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में रहा, जहाँ पे मैं इंडियन बॉक्सिंग कैंप के साथ एज स्पोर्ट्स फिजिशियन लगा रहा। एंड ग्रेजुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 2012 लंदन ओलंपिक्स जो होने वाले थे, फिर मुझे गुड न्यूज़ पता चली कि आई एम पार्ट ऑफ द टीम एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। तो क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स मेडिसिन
उस समय अगर आप कहें तो हार्डली मुझे मेरे जो 2-4 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा किसी ने शायद इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया होगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड में आप एंटर करो। क्योंकि जैसे मैंने कहा इट्स अ चैलेंज स्पोर्ट्स मेडिसिन में अपना नाम आपको बनाना या करना। बट दैट वाज़ ड्रीम कमिंग ट्रू 2012 जब लंदन ओलंपिक्स में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। आई एम नॉट श्योर बट एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मेबी शायद आई विल बी द यंगेस्ट डॉक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा था एज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन इन ओलंपिक्स। सो दैट वाज़ अ ग्रेट मोमेंट मेरे लिए रहा। एंड उस चीज़ पे मैंने अपने करियर को एक नया डायरेक्शन भी दिया और आप कह दीजिए कि एक राइट टाइम पे राइट अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली। एंड फ्रॉम देयर इट वाज़ समथिंग अ न्यू जर्नी फॉर मी। और फिर मैंने उसके बाद ज़रूर ये ठान लिया कि अभी आगे भी मैं अपनी और कुछ कार्रवाई करूँगा जिससे मैं इंडियन स्पोर्ट्स को या इंडियन एथलीट्स के लिए उनके लिए और मेहनत कर सकूँ। पसंदीदा आईपीएल का काम है। अब अगर आप टीम बोलेंगे तो लखनऊ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो आप चाहे आप बाय डिफ़ॉल्ट या वो एलएसजी इज़ ऑलवेज़ द फेवरेट। सो लखनऊ सुपर जायंट एंड ऑफ कोर्स उसमें हमारे कैप्टन केएल राहुल पहले रहे हुए हैं। आने वाले टाइम में शायद ऋषभ पंत होंगे। तो फेवरेट टीम में तो हमेशा एलएसजी ही रहेगी। इसका कुछ कारण बताइए कौन मतलब पूछना ये कोई तो फेवरेट हैं। देखिए वही मैंने कहा जैसे कि आप अगर एज़ अ प्लेयर कहेंगे तो जब लखनऊ की टीम शायद नहीं बनी थी, तो चेन्नई हैज़ बीन माय फेवरेट। उसके पीछे धोनी रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2011 वर्ल्ड कप बहुत पास से मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो धोनी के ये हमारे एक तरह से आइडियल रहे एक टाइम पे। उससे पहले सचिन रहे हैं। तो आप आइडियल के बेसिस पे टीम भी सेलेक्ट करते हैं। एक एक चीज़ ये रहती है। बट अल्टीमेटली अब क्योंकि लखनऊ की टीम बन चुकी है, तो कहीं न कहीं आप कह दीजिए कि लखनऊ इज़ माय फेवरेट। बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर हैं शायद जिनको आप देखते होंगे कि वो प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो मुझे उनमें दिखती है वो यही है कि वो शायद प्रेशर बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं एंड एज़ कंपेयर टू अदर। ऑन फील्ड में आपको आप उतना ज़्यादा उनके फेस पे वेरिएशन नहीं देखोगे आप। जो एक उनका कामनेस है या कंपोज़र है, वो शायद थ्रू एंड थ्रू मेंटेन रहता है। तो ये मेरा एक एज़ अ फैन एक ऑब्ज़र्वेशन भी रहा है और एज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन भी एज़ अ ऑब्ज़र्वेशन रहा है। तो ये उनको अलग करती है और लोगों से या और लीग से। एज अ फैन और एज अ डॉक्टर में मतलब दोनों में क्या अंतर समझते हैं क्या समझते हैं? जी, आई मीन एज़ अ फैन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि एज़ अ फैन आप उनको फ़ॉलो करते हो या उनको आप ऑब्ज़र्व करते हो बहुत लंबे टाइम से। नहीं देखिए एज़ अ फैन जैसे मैंने कहा कि उनकी क्वालिटी जो उनका कामनेस है, कंपोज़र है, ऑन फील्ड में उनका एज़ अ स्पोर्ट्समैनशिप बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से कहिए कि उनकी तरफ आकर्षित करता है और आप उनको एक एज़ अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन आप देखते हो। एज़ अ फिजिशियन आप कहेंगे तो ऑफ कोर्स जब वो इंजर्ड होते हैं या उनकी बैक इंजरी हुई थी या दूसरी सारी चीज़ें हुई थी, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में रहता है कि उनकी किस टाइप की इंजरी है, कौ किस प्रकार से उनका रिहैबिलिटेशन चीज़ें चल रही होंगी और इन सब चीज़ों पे भी आपका फ़ोकस और दिमाग जाता है। तो आप अपने उस चीज़ में फिर आप उस समय जिस भी टीम के साथ जुड़े होते हो एज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन आप मेक श्योर करते हो कि ये सारी चीज़ें ना घटित हों और आप उन पे अच्छे से काम कर सको ताकि आप जिन खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हो, उनमें ये चीज़ें ना हों। देखिए स्पोर्ट्स फील्ड का एक और एज़ अ स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि आप बहुत ही एथलीट्स या इनके साथ आप अपना टाइम काफ़ी समय से टाइम बिताते हैं उनके साथ। मुझे भी मौका मिला इस चीज़ में और चाहे वो इंडियन बॉक्सिंग टीम के बहुत सारे स्टार रहे, चाहे विजेंदर विजेंदर सिंह हों या मैरी कॉम हों या फिर हमारे और भी विकास कृष्ण का मैंने नाम लिया था आपसे और भी हमारे जितने भी बॉक्सर रहे हों और भी जितने भी एथलीट रहे हैं, इन सब में एक क्वालिटी हमेशा देखने को मिलती है और सीखने को भी मिलती है, इज़ योर फोकस एंड डेडिकेशन। जो फोकस और डेडिकेशन इन लोग में होता है वो काबिल तारीफ होता है क्योंकि शायद हम लोग
सिर्फ मेडल को देखते हैं, बट उसके पीछे जो इनकी मेहनत होती है वो शायद हमें दिखती नहीं। साथ ही साथ इनका फोकस बहुत रहता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, और ये फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं रहता है तो आप किसी भी चीज़ में आप उसकी सफलता आपको नहीं मिलती है। एज़ मैंने बताया आपको, ओलंपिक्स एक आपका वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, स्पोर्टिंग आपका इवेंट होता है, जिसमें आपके वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 200 से अधिक कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप ओलंपिक हमारे लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है, एंड वहाँ की चैलेंजेस आपके काफ़ी अलग होते हैं। इस बार 2024 पेरिस ओलंपिक में मुझे भी एक अहम भूमिका निभाने को मिली, जिसमें मैं पेरिस ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सदस्य रहा, मेडिकल टीम का सदस्य रहा, और मैंने वहाँ पे पॉलीक्लिनिक जो ओलंपिक्स में स्थापित होती है, पॉलीक्लिनिक एक तरह से आप कह दीजिए इज़ लाइक अ मिनी हॉस्पिटल जो कि गेम्स विलेज में स्थापित होता है। एंड वो गेम्स विलेज आपका एक तरह से उनके जितने भी एथलीट जो भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी विलेज में रहते हैं, वहीं पे उनकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वहाँ से निकल के वो अपने अपने वेन्यूज पे जाके परफॉर्म करते हैं। तो उस गेम्स विलेज में आप एक तरह से कह दीजिए कि इट इज़ अ वर्ल्ड जो उस विलेज में स्थापित होता है। तो आप उसमें उसी प्रकार से जो उसका हॉस्पिटल होता है, वो आप उन सारे एथलीट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखते हैं। तो मुझे मौका मिला इस बार, मैं पॉलीक्लिनिक में एज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एज ए मेडिकल सेक्रेटरी था। एंड आप इस चीज़ में हम बहुत सारे कंट्री में क्या-क्या आपके इंजरी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इलाज दिए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी डिस्कशन होता था हमारे दूसरे देशों के डॉक्टर से। साथ ही साथ किस देश में किस प्रकार की इंजरी ज़्यादा कॉमन है, या किस गेम में किस टाइप की इंजरी ज़्यादा कॉमन है, वो देखने को मिले। जैसे मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, पीपीई, तो प्री पार्टिसिपेशन इवैल्यूएशन जो है वो एक मुख्य भूमिका निभाती है किसी भी खिलाड़ी को उनके फिटनेस पैरामीटर के ऊपर जांच करने के लिए। तो इसमें हम लोग आप कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब अगर हम कहें चाहे वो उनकी ओवरऑल जनरल फिटनेस हो बॉडी के बारे में, या सिस्टमिक एग्जामिनेशन कि उनके अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनके बारे में उनकी जांच की जाती है। साथ ही साथ जो कई बार आजकल कार्डियक इवेंट्स जो सडन दिल का दौरा पड़ना कुछ खिलाड़ियों में पाया जाता है, उसके रिस्क फैक्टर को भी इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें आप चाहे ईसीजी करें या आप उनका इकोकार्डियोग्राम करें। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उन खिलाड़ियों में जिनको हिस्ट्री के दौरान हमको लगता है कि ये उन रिस्क फैक्टर से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी जाँचें हम कोशिश करते हैं कि उन खिलाड़ियों में की जाए, एंड अल्टीमेटली वो रिस्क फ्री रहें जब वो गेम पे जाएँगे। ऑन द फील्ड चोटों का कैसे संभालना? देखिए, कंकशन अगर हम बोलें तो कंकशन इज़ लाइक हम बोलते हैं माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जिसमें आपको बाहरी सतह पे आपके सिर पे कोई चोट लगी, तो हमें उसमें देखना होता है कि क्या उसने अंदर कोई ब्रेन को नुकसान तो नहीं किया। तो उस चीज़ दौरान हम कुछ क्वेश्चनेयर पूछते हैं बेसिकली उनसे। जिसको हम लोग मैडॉक्स क्वेश्चनेयर बोलते हैं। एंड उस क्वेश्चनेयर में खेल के ऊपर उसमें हम पूछते हैं कि आप कौन से हाफ में हैं, आपने गोल लास्ट टीम किसने गोल किया था, आप अभी किस स्टेडियम में हैं, आपने कितने रन स्कोर किए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि खिलाड़ी की कॉन्शियसनेस कितनी है, और वो क्या वो रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या डिसओरिएंटेड टाइप के हैं। और अगर हमें उसमें कुछ डिसओरिएंटेड टाइप का लगता है तो हम उनको ऑफ द फील्ड ले जाते हैं और फर्दर उनको या तो रेस्ट करवाते हैं या फर्दर उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ऑन द फील्ड इमरजेंसी केयर जो है, खिलाड़ी को कैसे दिया? जी, ऑन द फील्ड इमरजेंसी केयर अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आपको एक्शन रिएक्शन टाइम आपके पास बहुत कम होता है, और जैसे मैंने बोला कुछ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ पे खिलाड़ी हो सकता है एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं, तो उनकी हेड इंजरी हो सकती है सिवियर, या कई बार आपके खिलाड़ी कोलैप्स करके फील्ड में गिर जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, जिसमें मैंने आपको बोला था सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं, या उसके अलावा कोई भी मांसपेशियों या जॉइंट रिलेटेड सडन इंजरी हो जाए। तो उनको आपको जितने जल्दी आप उस पे एक्ट करते हैं उतने जल्दी उनको आपको बचाने की संभावना या रिकवरी की संभावना होती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे गेम हैं जहाँ पे आपका इट इज़ मैंडेटरी कि अगर आपके फील्ड पे डॉक्टर्स नहीं है या डॉक्टर की टीम नहीं है,
तो वो मैच इनिशिएट नहीं होते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीफा वर्ल्ड है, आपकी फीफा बॉडी जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है, वो हमेशा इस चीज़ को मैंडेटरी बनाती है कि ऑन फील्ड डॉक्टर्स ज़रूरी है, उसके बिना गेम नहीं इनिशिएट होता है। स्पोर्ट्स में डोपिंग के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, डोपिंग एज़ सच हम इस चैलेंज हमारे कंट्री में भी रहा है, बाहर के देशों में भी रहा है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हम बोलते हैं प्ले फेयर, मतलब हम हर खिलाड़ी को अगर वो कम्पीट कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने ऐसे कोई चीज़ नहीं ली होगी या ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करा होगा जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। अगर उसने इस टाइप की कोई गतिविधि की है तो कहीं ना कहीं अगला खिलाड़ी अफेक्टेड है इस चीज़ से, सो इट्स लाइक अ चीटिंग। सो उस चीटिंग और ये गतिविधियां ना हो, इसीलिए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे एक एजेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है एंड दे मेक श्योर कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट डोपिंग फ्री हो। डोपिंग फ्री बनाने के लिए आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन भी हमारे लिए एक बहुत चैलेंज होता है जिसमें हम खिलाड़ियों को उसके साइड इफेक्ट्स, जिसमें हो सकता है उनको किसी ने बताया हो कि ये दवाइयाँ या ये इंजेक्शंस अगर हम लें तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उनको इस सब चीज़ों से डिस्करेज करें ताकि वो इस टाइप की चीज़ें सेवन ना करें। एंड क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है वो कुछ देर के लिए आपको फायदा करे बट लॉन्ग रन में वो हमेशा आपके शरीर को इफेक्ट करता है और नुकसान पहुंचाता है। तो डोपिंग इसीलिए हमने जैसे बोला, इंडिया में भी अब हमारे पास नाडा है जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं, जिसमें आपके डीसीओ होते हैं, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर, जो कभी भी किसी कैंप में जाके या किसी भी उसमें जाके किसी भी खिलाड़ी को आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट रैंडमली होते रहते हैं, चाहे वो यूरिन के सैंपल के फॉर्म में हो या वो ब्लड सैंपल के फॉर्म में, ताकि हम देख सकें कि कोई ऐसी दवाइयाँ या ऐसी कोई इंजेक्शन तो ये खिलाड़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली डोपिंग में आती है। तो इसकी पूरी लिस्ट होती है, इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो एज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन तो हमें पता होती हैं, बट कई बार होते हैं कि बहुत सारे नेशनल कैंपर्स या नेशनल खिलाड़ी होते हैं जो इन दवाइयों को बाय मिस्टेक प्रिस्क्राइब कर दी जाती है दूसरे डॉक्टर के थ्रू। तो कहीं न कहीं दूसरे डॉक्टर को भी इन दवाइयों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए कौन-सी दवाई अलाउड है और कौन-सी दवाई बैंड। स्पोर्ट्स में डोपिंग खासकर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से है, ये इनका क्या सेक्शन है आप ज़रा देखिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक मेरा मानना है कि आपके रिकवरी में आपको हेल्प करती है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक मेरे ख्याल से अगर आपने अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट किया हुआ है और आपने उस गेम के हिसाब से अपनी चीज़ों को लिया हुआ है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ड्रिंक लें। एंड आपका कई बार हम लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक अलग-अलग मानों पे देखते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए लिया जाता है, या कई बार हम बोलते हैं कि आप प्रोटीन या दूसरी चीज़ों को आप एज़ अ स्पोर्ट्स ड्रिंक में लिया जाता है या एनर्जी फॉर्म में लिया जाता है। मेरा मानना है अगर आपकी डाइट संतुलित है, आप अगर प्रॉपर्ली अपने आप बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, आपने गेम स्पेसिफिक अपनी तैयारी पूरी की है, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट जहाँ पे आपको लगता है कि ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है, जहाँ पे आपको एक्चुअली स्पोर्ट्स ड्रिंक की ज़रूरत है, लाइक मैराथन, आपके रनिंग हो गई या और जो गेम जिसमें काफ़ी लंबे टाइम आपको बिताना है फील्ड पे या एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ज़रूर आप उनको प्रोपोर्शनली आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। फ्री टाइम में देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है फ्री टाइम में, ये रहता है कि जितना मैं फैमिली के साथ टाइम निकालूँ, स्पेशली माय सन, जो कि अभी हालाँकि इज़ इन क्लास 1। सो मैं और वो इज़ लाइक, कह सकते हैं कि लाइक अ फ्रेंड। तो जितनी चीज़ें हम एथलेटिक या जो भी चीज़ें बात करते हैं, तो मैं और वो काफ़ी समय बिताते हैं, चाहे वो खेलने में हो, चाहे वो बुक्स पढ़ने में हो। सो दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज़ प्रेफर टू बी विद माय फैमिली। इसके लिए कुछ टिप्स हैं? देखिए, मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यही बोलना चाहूँगा कि फ़िटनेस और हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें।
फिटनेस और हेल्थ को इम्पोर्टेंट दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिटनेस की ये रहती है कि आपको बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। एंड एज अ नेशन अगर हम फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ को बैलेंस बना के रखेंगे, सो इट विल नॉट ओनली ईज आउट द प्रेशर, बट आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो आपको बचा सकता है। सो अपने लिए समय निकालें और इस चीज़ के ऊपर आप काम करें, और एवरी 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट ज़रूर निकालना चाहिए अपने फिजिकल फिटनेस के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी सेइंग टू एवरीवन। ये थे डॉक्टर अभिषेक चौधरी, एडिशन स्पोर्ट्स। कैसा लगा ये डिस्कशन? आप कमेंट्स जरूर करें।